हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम आईपीसी और बीएनएस के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसको बोला जाता है जनरल एक्सेप्शंस। इसको हम शॉर्टली एंड स्वीटली डील करने की कोशिश करेंगे। जनरल एक्सेप्शंस का मतलब ये है कि किसी इंसान ने कोई ऑफेंस किया है, लेकिन अगर आप इन पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, ये कुछ सेक्शन दे रखे हैं, अगर आप इनके अंदर फॉल करते हैं तो आपकी लाइबिलिटी या तो हो सकता है कम हो जाए या हो सकता है बिल्कुल खत्म हो जाए। आपको इनका बेनिफिट मिल जाएगा। इसको जनरल एक्सेप्शंस बोला जाता है। आईपीसी के अंदर ये चैप्टर नंबर 4 था और बीएनएस के अंदर ये चैप्टर नंबर 3 है। अब हम एक एक करके डील करते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से समझने की कोशिश करेंगे ताकि वीडियो भी छोटा बने और आपको समझ में भी आ जाए, और कुछ ट्रिक्स भी हम देखेंगे कि इसको सेक्शन को कैसे याद करना है। पहले मैं आईपीसी के पहले मैं आईपीसी के सेक्शंस बताऊंगा, उसके बाद में हम बीएनएस को इसको पैरेलली चलाएंगे। देखो 76 बात करता है, सेक्शन नंबर 76 से लेके शुरू हो रहे हैं। 76 से लेके 95 तक ये आईपीसी के अंदर होते हैं और सेक्शन नंबर 14 से लेके 33 तक ये बीएनएस के अंदर होते हैं। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं सेक्शन नंबर 76 और 79 को एक साथ पढ़ते हैं। 76 है बी और ये है जे, बाउंड बाय लॉ एंड जस्टिफाइड बाय लॉ। अगर मान लो कि कोर्ट ने या कोई बड़े अधिकारी ने किसी छोटे अधिकारी को या किसी पुलिस ऑफिसर को ये बोला है कि आपको ये पर्टिकुलर काम करना है, ठीक है, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि वो इंसान जो है वो काम मना कर देगा। उस आदमी को वो काम करना ही पड़ेगा क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है। मान लीजिए कि एक बड़े पुलिस ऑफिसर ने छोटे पुलिस ऑफिसर को बोला है कि आप यहाँ से भीड़ को तीतर बितर कीजिए। अब वो भीड़ को तीतर बितर जब वो करेंगे तो उनके पास में पूरा जस्टिफिकेशन है, क्योंकि वो बाउंड बाय लॉ है कि उनको ये काम करना है, क्योंकि उनके सीनियर का आदेश था ये, ठीक है। और एक जस्टिफाइड बाय लॉ को समझिए आप कि एक पुलिस ऑफिसर है, उनकी जिम्मेदारी है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस उनके सामने नहीं होना चाहिए, और कॉग्निजेबल ऑफेंस यदि हो गया तो उनको तुरंत इस इंसान को अरेस्ट करना चाहिए। तो वो ये देखते हैं कि पुलिसमैन ये देखते हैं कि उनके सामने जो घटना हो रही है वो मर्डर की कैटेगरी के अंदर आ रही है, तो उन्होंने तुरंत उस आदमी को पकड़ के और अपने पास में बिठा लिया। ही वॉज वेल जस्टिफाइड कि वो ऐसा काम करें, क्योंकि उनका पूरा कर्तव्य था कि उनको कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हुए रोकना था, ठीक है। तो 76 के अंदर होता है, अगर कोई इंसान कोई ऐसा काम करता है कि जो कि गलत भी है, लेकिन अगर ही इज बाउंड बाय लॉ, लेकिन उसका कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए। ऐसे मतलब गलत नहीं होना चाहिए। जैसे पुलिस वाले ने बोला अपने छोटे ऑफिसर को कि आप निहत्थे बच्चों पे गोली चला दो, ये भी बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो कल्पेबल होमिसाइड की धाराएं लगेंगी, उसको बेनिफिट फिर नहीं मिलेगा। अगर वो सही तरीके से अपने पद का दुरुपयोग ना करते हुए अगर वो कुछ आदेश देते हैं तो नीचे वाले पुलिस ऑफिसर को उसको मानना पड़ेगा। ही इज बाउंड बाय लॉ, उसको इसका प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और सेक्शन नंबर 79 जो बात करता है वो जस्टिफिकेशन ऑफ द लॉ, मतलब ही वॉज जस्टिफाइड बाय लॉ के बारे में बात करता है। अब हम आगे सेक्शन देखते हैं। देखो सेक्शन नंबर 77 और 78 को एक साथ पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 77 बात करते हैं जज, और ये है हैंगमैन। ऐसे इसको याद रखिए। 77 का मतलब क्या होता है, ये जज साहब है। देखो हम साथ साथ पढ़ाई करेंगे तो हम जज साहब बनेंगे। और 78 जो होता है वो हैंगमैन का सेक्शन है, अगला सेक्शन इसका। देखो अगर जज साहब अपने ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर अगर जुडिशियली अपना माइंड इस्तेमाल करके वो अगर कोई निर्णय सुनाते हैं तो वो जस्टिफाइड बाय लॉ है कि वो ऐसा निर्णय सुना सकते हैं, उनके ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं ठहरेगी। मान लीजिए एक जज साहब ने कोई फैसला सुनाया और किसी आरोपी को 1 दिन जेल में रहना पड़ा। बाद में अगर ये पता चलता है कि वो जो कन्विक्शन था वो कैसा था, मान लो ऊपर जाके वो मतलब जो कन्विक्शन है वो चेंज भी हो जाता है मान लीजिए, तो भी वो जज साहब को पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा, क्योंकि वो क्या थे, वो सेक्शन नंबर 77 के अंदर प्रोटेक्टर थे, ठीक है। और 78 जो होता है वो क्या होता है, अगर कोर्ट के या जज साहब के ऑर्डर पे कुछ काम किया गया है तो उनको बेनिफिट मिलता है। जैसे मान लो कि किसी अधिकारी ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए बोला है कि आप इस घर के बालकनी को ढा दीजिए, ठीक है, और जो जेसीबी वाला है वो आता है और वो ढा देता है, तो अब उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि वो उसको ऊपर से आदेश मिला होता। एक और इसका देख लीजिए हैंगमैन का क्या है कि अगर एक जज साहब जो है वो किसी को फांसी की सजा सुनाई है उन्होंने, अब हैंगमैन क्या कर रहा है, इंटेंशन के साथ में, नॉलेज के साथ में क्या कर रहे हैं,
उस इंसान को मार रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे उनको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उनको सेक्शन नंबर 78 का प्रोटेक्शन मिल रहा है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सेक्शन नंबर 80 की। अब सेक्शन नंबर 80 जो है वो किसके बारे में बात करता है? देखो, एक्सीडेंट के बारे में बात करता है। एक्सीडेंट, अब ये एक्सीडेंट जो है ना, वो हम कई बार ऐसे सड़कों पे लोगों को देखते हैं जो कहते हैं कि एक्सीडेंट हो गया भाई। एक्सीडेंट होने के कुछ मतलब ठोस चीजें हैं, अगर ये चीजें हैं तभी उसको एक्सीडेंट माना जाएगा, नहीं तो एक्सीडेंट नहीं माना जाएगा। पहली चीज ये है कि आप एक लॉफुल एक्ट कर रहे हो, लॉफुल मैनर के साथ में कर रहे हो, लॉफुल मीन्स इस्तेमाल करके कर रहे हो, आपने प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ में वो काम किया है, उसके बाद भी अगर एक्सीडेंट हो जाता है या मिसफॉर्चून हो जाती है, उसको आप एक्सीडेंट कहोगे। आप गाड़ी तेज चला रहे थे, आपने किसी को ठोक दिया, आपको एक्सीडेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप मोबाइल पे बात करते हुए चला रहे थे, आपने किसी को ठोक दिया, आपको एक्सीडेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप अगर मान लो कि लाइसेंस ही नहीं था आपके पास में, लॉफुल मैनर से नहीं चला रहे थे आप, आपने किसी को ठोक दिया, आपको एक्सीडेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप लॉफुल एक्ट कर रहे थे, लॉफुल मैनर और मीन्स के साथ में कर रहे थे, आप बिल्कुल ध्यान से गाड़ी चला रहे थे, लेकिन अचानक मान लीजिए कि कोई चौराहे के ऊपर से ऐसे मतलब वो जो बैरिकेडिंग है उसके ऊपर से कूद के आ गया और आपके कार के सामने आ गया, मिसफॉर्चून प्रॉपर तरीके से हो गया, अब एक्सीडेंट हो गया। अब आपको बेनिफिट मिल सकता है, आपकी सजा कम हो सकती है या आपकी सजा बिल्कुल खत्म हो सकती है। अब आपको सेक्शन नंबर 80 एक्सीडेंट का बेनिफिट मिल सकता है। अब अपन आगे बात करते हैं सेक्शन नंबर 81 की। देखिए 81 बात करता है, अब 81 को देखो याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। देखो, ये दो पटरियां हैं, ठीक है, ये दो पटरियां हैं और ये यहां से जॉइंट है पटरियां, ठीक है। अब मेरे हाथ में यहां पे एक लीवर है, यहां पे एक आदमी सोया हुआ है और यहां पे 8 आदमी सोए हुए हैं। अब मेरे हाथ में लीवर है, अब मैं क्या करूंगा? मैं एक नॉर्मल तरीके से अगर मैं किसी अच्छी नीयत से अगर मैं बचाने की कोशिश करूंगा तो मैं मेरे हाथ में ये ऑप्शन है, ट्रेन यहां से आ रही है, मैं ये लीवर ऐसे खींचूंगा कि इन सब की जान बचा के मैं इसकी जान को दांव पे लगा सकता हूं। एक बड़े हार्म को रोका है मैंने, बड़ा हार्म को मैंने रोका और मैंने छोटे हार्म को होने दिया। लेकिन हाँ, वही बात है कि ये मैं गुड फेथ के अंदर करूंगा तो मुझे सेक्शन नंबर 81 का बेनिफिट मिलेगा। सेक्शन नंबर 81 क्या बोलता है? अगर आप कोई बड़ा हार्म रोक रहे हो और उसके लिए आपको एक छोटा हार्म करना पड़े तो आप ये कर दो, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। मान लीजिए कि ये सारे घर है एक साथ में है, ठीक है, एक घर के अंदर आग लग गई, पता चलता है कि ये सारे घर जो है वो आग की जद के अंदर आ सकते हैं। मैं इस घर के अंदर गया और इसके अंदर खिड़की तोड़ के गया और मैंने यहाँ पे आग बुझा दी, है ना। जस्ट मैंने आग बुझाई तो इनका टीवी वगैरह के ऊपर पानी गिर गया, इन्होंने मुझ पर केस कर दिया कि भाई साहब आपने मेरा टीवी कैसे खराब किया, मेरे घर के अंदर कैसे है। अरे भाई साहब, मैं इन सब घरों को बचा रहा था, ये बड़ा हार्म हो सकता था, इसको बचाने के लिए मैंने ये छोटा हार्म होने दिया, तो मुझे या तो सजा के अंदर कोई रियायत मिल सकती है या फिर सजा मेरी माफ भी हो सकती है। वो बेस्ड ऑन सर्कमस्टांस, बेस्ड ऑन केस एंड सर्कमस्टांसेस पे वो डिपेंड होगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, देखो बहुत दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, 82 और 83। देखो 82 जो है इसको क्या बोला जाता है? डोली इनकेपेक्स बोला जाता है और इसको बोला जाता है डोली कैपेक्स, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो 7 साल से नीचे है, अगर वो कोई भी ऑफेंस करता है तो ये माना जाएगा कि उसने ऑफेंस नहीं किया, मतलब ऑफेंस तो उसने किया लेकिन उसको सजा नहीं मिलेगी, वो इम्यून है। ये एब्सोल्यूट इम्यूनिटी इसको यहाँ पे मिली हुई है। लेकिन सेक्शन नंबर 83 ये बोलता है, अगर 7 साल से लेके 12 साल तक का कोई बच्चा है, उसने अगर कोई ऑफेंस किया तो हम उसकी मेच्योरिटी देखेंगे कि वो कितना मेच्योर था। जैसे एक केस है हमारे पास में, उल्ला महापात्रा वर्सेस किंग का केस है। इस केस के अंदर क्या हुआ, एक लड़का एक बड़े आदमी को कहता है, जो 7 से लेके 12 साल के ब्रैकेट के अंदर एक लड़का था, उसने एक इंसान को बोलता है वो कि मैं तुम्हें टुकड़ों टुकड़ों में काट दूंगा, और उसने वाकई में ऐसा ही किया। तो अब ये माना गया कि उस बच्चे की, जो 7 से 12 साल का बच्चा है, उसकी ये इनफ मेच्योरिटी थी कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, उसको पता था। अब ये सजा के योग्य होगा। ये तो परमानेंटली ये बेनिफिट मिल चुका है इसको, ये इसको तो कुछ होगा ही नहीं, इसको एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है। लेकिन इसको एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं है 7 साल से 12 साल तक के बच्चे को। इसकी पहले मेच्योरिटी देखी जाएगी कि अगर वो मेच्योर इनफ है, उस ऑफेंस को समझ रहा है, तो उसको सजा मिलेगी। अगर वो ऑफेंस को नहीं समझ रहा तो उसको सजा नहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा है, उस बच्चे ने मेरे घर में से हार चुराया, सोने का हार, है ना, सोना चुराया,
और वो जाके सीधा सुनार के पास जाके वो बेच देता है। तो देखिए कितनी उसको समझ है, वो सोना चुरा रहा है, सीधा सुनार के पास ही लेके गया। वो चाहता तो उसको कबाड़ी के पास में भी बेच सकता था, वो चाहता तो उसको और कहीं भी लेके जा सकता था। हो सकता है वो खेल खेल रहा है। वो अगर वो खेल रहा है चुराने के बाद में तो हम ये समझेंगे कि उसकी मेच्योरिटी नहीं है, लेकिन अगर वो सुनार के पास जाके बेच रहा है तो ये माना जाएगा कि भाई साहब उसके पास में सफिशिएंट मेच्योरिटी है, अब वो सजा के पात्र बन जाएगा। अब अपन देखते हैं, ये दो सेक्शन तो थे, ये बच्चों से रिलेटेड है। अब देखो सेक्शन नंबर 84। अब सेक्शन नंबर 84 के अंदर क्या आएगा? अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड, अब अनसाउंड माइंड की कहानी ऐसी है, एक इंसान जो ऐसा काम कर रहा है जब उसको दिमाग में कोई सूझबूझ नहीं है, उसको पता ही नहीं पड़ रहा है कि उसका जो काम वो कर रहा है उसका नेचर क्या है, उसका इफेक्ट क्या होने वाला है। वो बिल्कुल एक ऐसे अवस्था में है जहाँ पे उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है। जैसे पागल कोई इंसान है, या कोई ऐसा इंसान है जो कभी पागल रहता है कभी ठीक रहता है, तो पागल बनने के दौरे के दौरान वो जो कर रहा है उसके अंदर उसको बेनिफिट या इम्यूनिटी मिल सकती है। ठीक है ना, ये सेक्शन नंबर 84 इसके बारे में बात करता है। अच्छा याद रखना, एक टेक्निकल टर्म बताता हूं कि हमारे पास में दो इंसैनिटी होती है, एक होती है मेडिकल इंसैनिटी, एक होती है लीगल इंसैनिटी। मेडिकल इंसैनिटी यहाँ पे काम नहीं आएगी, यहाँ पे लीगल इंसैनिटी काम आएगी। जैसे मान लीजिए मैं कोई खून करके आ गया और मैं मेडिकल रिपोर्ट बना के दे दूं कि साहब मैं तो पागल हूं, मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अनटिल एंड अनलेस कोर्ट ये तय नहीं कर ले कि मैं पागल हूं, तब तक ये नहीं माना जाएगा कि मैं अनसाउंड माइंड का आदमी हूं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सेक्शन नंबर 85 वर्सेस सेक्शन नंबर 86 की। ये दोनों सेक्शन जो है इंटॉक्सिकेशन के बारे में बात करते हैं। ये बात करता है जबरदस्ती पिलाया है मुझे जबरदस्ती पिलाई गई है, और ये बात करता है कि मैंने खुद पी है, मैंने खुद पी। अब देखो सेक्शन नंबर 85 बोलता है कि अगर किसी इंसान ने मेरे से पूछे बिना, मेरे कंसेंट के बिना, मेरे विल के अगेंस्ट अगर मुझे कुछ नशा करवा दिया और उस नशे के दौरान मैंने कुछ ऑफेंस किया जब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने क्या ऑफेंस किया है, आई वॉज नॉट नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट विच आई एम डूइंग, तो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं माना जाऊंगा। ठीक है, ऐसा एक्ट जो मैंने किया है लेकिन होश में नहीं किया है, किसी और ने मुझे उस टाइम नशा किया था, तो ये माना जाएगा कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं उसका। ठीक है, वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन की यहाँ पे एक्सेप्शन में तो जरूर दिया हुआ है, लेकिन इसका एक नेगेटिव लैंग्वेज, नेगेटिव तरीके से इसको समझाया गया है। अगर मान लो मैंने खुद ने कोई नशा किया है, तो अब ये बात देखी जाएगी कि मेरे में कितनी समझ है उस नशा करने के बाद में। वो नशा मैंने खुद ने किया है तो यही माना जाएगा कि आप पूरे तरीके से बिल्कुल सही हैं, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। मैंने खुद ने एक नशा करके अगर मैंने खून किया तो ये माना जाएगा कि हाँ भाई आपको वैसे ही सजा मिलेगी जैसे एक नॉर्मल आदमी को मिलेगी। अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ पूरी तरीके से आपके ऊपर होगा कि सर मैंने नशा तो किया, उसके बाद में मुझे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो हो सकता है कि आपको बेनिफिट मिल जाए। मान लो मैंने खुद ने शराब पी एक पार्टी के अंदर, पार्टी में मेरे से किसी की लड़ाई हो जाती है, अब मैं बाहर आता हूं, बाहर आके मैं घर गया गाड़ी में बैठ के, और मैं घर से जाके चाकू लेके आया और मैंने किसी का खून कर दिया। अब बताइए कि क्या मेरे अंदर मेच्योर अंडरस्टैंडिंग थी या नहीं थी? अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल थी। मैं बाहर आया, बाहर आके मैं अपनी गाड़ी में बैठा और फिर मैं गया, अपने ही घर गया ना, किसी और के घर तो नहीं गया, क्योंकि मुझे समझ आ रहा था मैं क्या कर रहा हूँ। वहां से मैं चाकू लेके आता हूँ, वहां से मैं फूल क्यों नहीं लेके आया, वहां से मैं खाने पीने की चीज क्यों नहीं लेके आया, क्योंकि मुझे पता था मुझे चाकू ही उठाना है। चाकू उठा के मैं लेके आता हूँ, बाहर खड़ा होता हूँ, उस आदमी का वेट करता हूँ और फिर मैं उसको चाकू मारता हूँ। तो अब कोर्ट मेरे को कोई बेनिफिट नहीं देगा, क्योंकि मुझे सब कुछ पता था मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। आई वॉज वेल इन माई सेंसेस। तो अगर आप खुद कोई शराब या कोई ऐसा नशा करते हैं तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि सर मैंने खुद ने नशा किया, लेकिन जब मैंने ऑफेंस किया तब मैं अपने शुद्ध बुद्ध खो चुका था, तब आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो अदरवाइज आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब अपन बात करते हैं सेक्शन नंबर 87 की। 87 सिंपल सी बात करता है, कंसेंट की बात करता है। इसका एक मैक्सिम भी है, वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया। अगर मान लो कि मैं क्रिकेट मैच देखने जाता हूँ, धोनी भाई साहब एक सिक्स मारते हैं, ठीक है ना, अभी तो खैर वो रिटायर हो गए, बाकी अगर वो होते तो वो सिक्स मारते और वो बॉल जो है सीधा मेरे सर पे आके गिरता, तो मैं धोनी साहब को ये नहीं कह सकता कि आपने मुझे है ना मतलब छक्का मार के मेरे को घायल कर दिया, अब आपने छक्का मारा ही क्यों? क्योंकि मैं अगर टिकट खरीद के वहां गया हूं तो ये मेरी कंसेंट है कि मैं वहां गया हूं, और वहां पे बॉल उड़ेगा तो सबको ही पता है। अगर मैं एक रेसलिंग का मैच खेलने गया हूं, मैं खुद खेलने गया हूं कि दो जने जैसे अंडरटेकर और केन लड़ रहे हैं,
अब अंडरटेकर का मान लो हाथ टूट जाता है तो वो केन के ऊपर ये थोड़ी कहेगा ए तूने मेरा हाथ क्यों तोड़ दिया, वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया, आप खुद कंसेंट करके वहां गए हो। हाँ, सामने वाले का इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि आपको डेथ या ग्रीवियस हर्ट पहुंचाए, लेकिन अगर नॉर्मल तरीके से मैच चल रहा है तो अब ये माना जाएगा कि आपको अगर कोई नुकसान हो गया तो दूसरा आदमी उसके लिए जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। ये सेक्शन नंबर 87 बताता है। अब सेक्शन नंबर 88 देखो क्या कहता है। 88 बात करता है, इसको एक तरीके से समझो डॉक्टर सेक्शन समझो। आपको पता है जब भी हम किसी डॉक्टर साहब से कोई इलाज वगैरह कराने जाते हैं तो डॉक्टर साहब एक फॉर्म साइन करवाते हैं कि मैं अच्छे नीयत से अच्छे तरीके से आप लोगों का इलाज करूंगा, लेकिन अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं माना जाऊंगा, आपको एक कंसेंट फॉर्म भरनी पड़ती है। वो सेक्शन नंबर 88 के तहत भरी जाती है कि डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि भाई देखो मैं अपना कर्म अच्छे तरीके से करूंगा, लेकिन अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं माना जाऊंगा। तो ये एक एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक आदमी है, वो अपने किडनी का ऑपरेशन कराने के लिए वहां गया है डॉक्टर साहब के पास में, उससे कुछ डॉक्यूमेंट साइन कराए हैं जहां पे डॉक्टर जो है वो अपने बेनिफिट के लिए साइन कराते हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं माना जाऊंगा। तो यहाँ पे डॉक्टर्स को इस सेक्शन का बेनिफिट मिलता है। मतलब कोई इंसान दूसरे की जान बचाने के लिए कोई एक्टिविटी कर रहा है और वो जो जिसकी जान बचा रहा है उसके कंसेंट से कर रहा है, तो वो इंसान जो जान बचा रहा है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं मानी जाएगी। ये सेक्शन ये बोलता है। अच्छा 89 क्या बात करता है, अब बताओ कि यहां पे तो वो आदमी खुद कंसेंट दे रहा था, अब यहां पे जो है वो क्या है, बिलो 12 साल का कोई बच्चा है या अनसाउंड माइंड का कोई इंसान है। अब इसके लिए कौन देगा भाई उसकी कंसेंट कौन देगा, तो यहाँ पे उसके गार्जियन कंसेंट देंगे। बस 89 यही बोल रहा है कि गार्जियन की कंसेंट के साथ में ये हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई चाइल्ड है मान लो 10 साल का, अब 10 साल का बच्चा जो है उसका हमें एक ऑपरेशन करना है, तो अब उसके गार्जियन जो होंगे वो मतलब कंसेंट देंगे, तब जो होगा डॉक्टर साहब उसकी वो देख रेख करेंगे या ऑपरेशन करेंगे। सेक्शन नंबर 89 ऐसा बोलता है। अब सेक्शन नंबर 90 जो है वो थोड़ा मतलब एक नेगेटिव भाषा बोलता है। सेक्शन नंबर 90 ये बोल रहा है कि कंसेंट क्या नहीं है, इसको ये बोलना चाहिए था कंसेंट क्या है, लेकिन ये बोल रहा है कंसेंट क्या नहीं है। तो सेक्शन नंबर 90 देखो क्या बोल रहा है, कंसेंट वो नहीं है जो कि फियर के अंदर दिया गया है या मिसकंसेप्शन के अंदर दिया गया है, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, या फिर आपने कंसेंट दी है अगर आप अनसाउंड माइंड के कोई इंसान हो तो, या आप बिलो 12 ईयर्स हो, या आप इंटॉक्सिकेशन के अंदर हो जहां पे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं। अगर ऐसी कोई कंसेंट दी गई है तो वैसी कंसेंट को कंसेंट नहीं माना जाएगा। जैसे मैंने बोला था ना कि मैं खुद ही कंसेंट दे रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि मैं मैच खेलूंगा, मैं WWE का मैच खेलूंगा, लेकिन वो जो कंसेंट है मैंने डर के रूप में दी है। अब अगर मान लो मेरे साथ में कुछ हो जाता है, मेरा हाथ वाथ टूट जाता है, तो अब वो सामने वाला जो मुझे मार रहा है वो जिम्मेदार माना जाएगा। ठीक है, ये सेक्शन नंबर 90 कहता है। सेक्शन नंबर 91 जो है वो ये बोलता है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अपने आप में ऑफेंस होती हैं, आप कंसेंट के साथ भी उस चीज को जायज नहीं ठहरा सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक महिला गई है और महिला डॉक्टर के पास जाके बोलती है कि भाई मुझे मिस कैरेज कराना है, तो ये बताइए यहाँ पे कंसेंट है, महिला की कंसेंट है, महिला के पेरेंट्स की कंसेंट है, हस्बैंड की कंसेंट है, सबकी कंसेंट है। पर बताइए कुछ चीजें तो ऐसी होती है ना जो मॉरली रॉन्ग होती हैं और लॉफुली भी रॉन्ग है मिसकैरेज तो 91 ये बोलता है कि चाहे आप कितनी भी अच्छी से अच्छी कंसेंट लेके आ जाओ, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम ऑफेंस की कैटेगरी के आएंगे। उसका एक एग्जांपल जो है वो मिसकैरेज है। सेक्शन नंबर 92 देखो किसके बारे में बात करता है। देखो पहले हमने एक सेक्शन देखा था, जो सेक्शन था सेक्शन नंबर 88। सेक्शन नंबर 88 में क्या था कि डॉक्टर साहब मरीज के बेनिफिट के लिए उसका ऑपरेशन कर रहे थे, लेकिन उसकी कंसेंट से कर रहे थे। 90 ये कंसेंट के साथ था, और 92 के अंदर क्या है, किसी का बेनिफिट कर रहे हैं विदाउट कंसेंट। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी है जो सड़क पे पड़ा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो बेहोश है, ऐसी स्थिति नहीं है कि उसके गार्जियन को बुला सकूं, उसके घर वालों को बुला सकूं, या उससे उठा के बोल सकूं कि भाई उठ उठ मुझे कंसेंट दे और मैं डॉक्टर हूं, तो मैं तुरंत आऊंगा, उस आदमी को स्ट्रेचर पे लेके आऊंगा, उस आदमी का ऑपरेशन शुरू कर दूंगा। हाँ, मेरी नीयत अच्छी थी, मेरी नीयत ये नहीं थी कि मैं उसको डेथ कॉज करूंगा। अगर मेरी नीयत अच्छी थी, मेरी नीयत साफ थी, तो मैं उस आदमी के ऊपर जो भी एक्टिविटी कर रहा हूं उसकी जान बचाने के लिए, अगर खुदा ना खास्ता वो नहीं बचता है,
तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि मेरा इंटेंशन गुड फेथ के अंदर उसको बचाना था, ना कि ये करना कि उसको मारना। और दूसरी चीज, वो आदमी बेहोश है, वो आदमी का मैं कंसेंट नहीं ले सकता हूं, ठीक है ना। ये सेक्शन नंबर 92 के अंदर कवर्ड होता है। 93 बात करता है, देखो C इज इक्वल 3 इज इक्वल टू सी, 3 इज इक्वल टू सी। सी मतलब कम्युनिकेशन। जैसे मान लो कि मैंने एक महिला को जाके बोला कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, भाई गुड फेथ के अंदर बोला है। याद रखना, गुड फेथ के अंदर है तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। गुड फेथ के अंदर मैंने बोला कि आपका बेटे का वहां पे एक्सीडेंट हो गया है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, उनको एक सदमा होगा और वो सदमे के साथ में वो उनका ब्रेन हेमरेज हो गया और वो चल बसे। अब क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल मुझे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैंने जो उनको इंफॉर्मेशन दी वो अच्छे नीयत से दी थी, ताकि वो वहां जा सके, अपने बेटे को बचा सके। लेकिन वो ऐसा हो गया कि वो सहन नहीं कर पाए और उनकी डेथ हो गई। तो मेरे को जो मिलेगा, मेरे को 93 का बेनिफिट मिलेगा कि मैंने कम्युनिकेशन दी है, अच्छे बेनिफिट के लिए उनको कम्युनिकेशन दी है। एक और इसका एग्जांपल ले लो, जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं किसी आदमी को कि आपके पास में 6 महीने हैं, 6 महीने हैं, आप ऑपरेशन करा लो, नहीं तो देख लेना आपके पास मैक्सिमम 6 से 7 महीने हैं। अब वो आदमी सोचते 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 6 दिन में ही मर गया। डॉक्टर साहब की ये इंटेंशन नहीं थी उसको 6 दिन में मारना, डॉक्टर साहब उसको सतर्क कर रहे थे, है ना। तो उनको बेनिफिट मिलेगा सेक्शन नंबर 93 का। सेक्शन नंबर 94 ये बात करता है कि अगर कोई, देखो 4 है ना, तो 4 क्या होता है? डी होता है ना, तो डी इज इक्वल टू धमकी। अगर कोई आदमी आपसे धमकी के बल पे आपसे कुछ कराता है तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मुझे बहुत सारे लुटेरों ने पकड़ लिया, और मैं क्या था, मैं ताला तोड़ने वाला आदमी हूँ, मतलब चाबी बनाने वाला आदमी हूँ, जो ताला वाला का काम करता हूँ। मुझे उन्होंने पकड़ लिया और मुझे उन्होंने कहा कि ये ताला तोड़, बैंक का ताला ये तोड़, नहीं तो हम तेरे को मार देंगे। तो मैं मरता क्या ना करता, मैंने उनकी धमकी के ऊपर मैंने एक्ट किया और मैंने वो ताला तोड़ दिया। अब कल को क्या होता है कि मैं सीसीटीवी के अंदर आ गया, तो पुलिस मुझे भी पकड़ेगी और उन लुटेरों को भी पकड़ेगी। लेकिन मैं पुलिस को ये समझाऊंगा कि भाई साहब, मुझे धमकी दी गई थी, मैं इनके साथ में इन्वॉल्व नहीं हूं, मेरे को धमकी दी गई थी, गन पॉइंट पे मुझसे इन्होंने ये काम करवाया है, तो हो सकता है कि मुझे बेनिफिट मिल जाए। अगर मैं ये बात प्रूव कर दूंगा तो मुझे बेनिफिट मिल जाएगा और मेरी लाइबिलिटी से मुझे आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन इसके अंदर 2 एक्सेप्शन है, मर्डर और स्टेट के खिलाफ ऐसे ऑफेंस जिनकी सजा जो है वो डेथ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी का मर्डर कर दिया और मैं बोलूंगा कि सर मैंने इसका मर्डर इसलिए किया क्योंकि मुझे बी ने कहा था, अगर मैं इसका मर्डर नहीं करता तो बी मेरा मर्डर कर देता, इसलिए मैंने मर्डर कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता। आप ये 2 के अलावा बाकी कोई भी ऑफेंस आप करते हैं और आप ये प्रूव कर देते हैं कि आपने वो किसी प्रेशर के अंदर, किसी धमकी के अंदर, थ्रेट के अंदर आपने वो काम किया है, तो आपको 94 का बेनिफिट मिल जाएगा। आपकी लायबिलिटी कम भी हो सकती है, आपकी लायबिलिटी खत्म भी हो सकती है, बेस्ड ऑन सर्कमस्टांसेस एंड फैक्ट्स ऑफ द केस। अब लास्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 95। ये बात करता है ट्रिफल्स, मतलब ये बात करता है कि लॉ जो है ना वो छोटे छोटे मामलों के ऊपर मतलब एक्शन नहीं लेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, चोरी की डेफिनेशन क्या है? आपने बिना पूछे मुझसे मेरी चीज ले ली और आपने उसको यूज कर लिया, और बिना पूछे लिए रॉन्गफुल तरीके से आपने गेन ले लिया उससे, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने वो प्रॉपर्टी मुझसे ले ली बिना मेरी कंसेंट के, मतलब आपने चोरी कर ली, है ना। लेकिन आपने मान लो कि मेरी पेन ली, साइन करके मुझे वापस दे दिया, मैंने कहा अरे यहाँ पे मेरी पेन पड़ी थी, कहाँ गई? तुमने चोरी कर ली, मैं कोर्ट जा रहा हूं। अब एक बात बताओ, क्या कोर्ट इसको एंटरटेन करेगा? कोर्ट इसको एंटरटेन नहीं करेगा। आपने मेरी इंक बॉटल से इंक भर ली, क्या कोर्ट इसको इंक लेना इसको करेगा क्या? ट्राई नहीं करेगा, क्योंकि कोर्ट जो है ना वो छोटे छोटे मामलों को नजरअंदाज करता है। ये इस सेक्शन का जो है मेन क्रक्स है। लेकिन छोटी बात क्या है, बड़ी बात क्या है, ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है ना। मान लो आपने किसी को धक्का दे दिया, अब किसी आम आदमी को धक्का दिया या किसी बड़े वीआईपी को धक्का दिया, है ना, तो क्या होता है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि किसने किसको धक्का दिया, क्या दिया, कैसे दिया, है ना। तो ये 95 इसके बारे में बात करता है। अब देखो अपन सेक्शंस को एक बार देखते हैं कि सेक्शन नंबर 76 से लेके जो मैंने बताया था सेक्शन नंबर 95, यही के यही पैरेलल सेक्शंस जो चलेंगे वो सेक्शन नंबर 14 से लेके सेक्शन नंबर 33 तक चलेंगे। कहां पे? बीएनएस के अंदर।
और एक्सप्लेनेशन बाकी सब सेम है। तो आशा करता हूँ आपका ये शॉर्ट वीडियो जो है, मेरा ये शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये एपीओ के लिए और बाकी जो एग्ज़ाम देते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो आप इसको देखिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। बाय बाय, थैंक यू।